31 अक्टूबर साल 2008 को अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट की एक सिटी रेडमंड में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों ने एक हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वालों में एक थी 30 साल की अर्पना जिनागा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कुछ ही साल पहले भारत से अमेरिका गई थी। इस पार्टी से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को अर्पना ने हैदराबाद में रहते अपने माता पिता से बात करते हुए फोन पर उनको बताया कि वो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। पर उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये हैलोवीन पार्टी अर्पना जिनागा की लाइफ की आखिरी खुशी बनने वाली थी। जिस रात ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उससे अगली सवेर अर्पना के अपार्टमेंट से उसकी लाश बरामद हुई। इस अपार्टमेंट में अर्पना अकेली रहती थी, पर फिर भी हैलोवीन पार्टी की रात ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लोगों से भरा हुआ था। पर उस जगह पर कई लोग मौजूद होने के बावजूद पुलिस इस केस में एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं ढूंढ पाई जिसने 1 नवंबर की सवेर उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ देखा हो। अर्पना को कत्ल से पहले बहुत ही बुरी तरह पीटा गया था और फिर उसके बाद उसका गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया गया। एक बात जो पुलिस ने अर्पना के अपार्टमेंट में नोट की वो थी अर्पना के कत्ल के बाद अपार्टमेंट की गई क्लीनिंग, और जिसने भी अर्पना का कत्ल किया उसने अर्पना का कत्ल करने के बाद उस अपार्टमेंट में कम से कम आधा 1 घंटा सफाई करने में बिताया। और आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी देखने को मिला उससे ये लगता है कि अर्पना का कातिल शायद अपने आप को सजा से बचाने में कामयाब भी हो गया। पर सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो पार्टी करने वाले लोगों से भरा हुआ था वहां एक लड़की का कत्ल हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे एक कातिल शायद हमेशा के लिए पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया। साल 2008 में अपनी मौत के टाइम अर्पना जिनागा सिएटल की टेक इंडस्ट्री में काम करती थी और ये बात कही जा सकती है कि ये अर्पना जिनागा की सपनों की जिंदगी थी। अर्पना साल 1984 में साउथ इंडिया के हैदराबाद शहर में पैदा हुई और उसके परिवार में उसके माता पिता के साथ उसकी एक छोटी बहन भी थी। अर्पना के पिताजी डॉक्टर BC जिनागा हैदराबाद की ही जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और इसी कारण अर्पना भी बचपन से ही इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और उसने पहले ही सोच रखा था कि वो बड़ी होकर टेक इंडस्ट्री में ही जॉब करेगी। पढ़ाई के साथ साथ अर्पना जिनागा का क्रिएटिव राइटिंग, मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक में भी इंटरेस्ट था, पर एंड में टेक्नोलॉजी ही उसका करियर बनी और साल 2005 में उसने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। और साल 2005 में ही अर्पना ने एक इंटरनेशनल माइक्रोचिप डिज़ाइन कंपटीशन भी जीता और यही उसकी टेक इंडस्ट्री में सबसे पहली सफलता थी। और इसके बाद अर्पना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर इसके बाद साल 2007 में अर्पना ने अपनी मास्टर्स करने के लिए अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर रटगर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। और फिर अमेरिका आने के बाद अर्पना अभी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर ही रही थी कि उसको अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट में एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा जॉब ऑफर कर दी गई। और फिर साल 2008 के मार्च महीने में अपनी मौत से सिर्फ 7 महीने पहले अर्पना जिनागा सिएटल मूव हो गई। अर्पना की कंपनी का हेडक्वार्टर था सिएटल के पास ही रेडमंड में, जिस कारण अर्पना ने रेडमंड में ही एक अपार्टमेंट लेकर अपनी काम वाली जगह के पास ही रहना शुरू कर दिया। अर्पना की पर्सनैलिटी बहुत ही मेल जोल वाली थी, जिस कारण रेडमंड में उसने जल्दी ही नए दोस्त भी बना लिए और वहां की लोकल कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अर्पना जिनागा ने रेडमंड फायर सर्विस और एक एनिमल रेस्क्यू ग्रुप के साथ वॉलंटियर का काम करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा अर्पना को बाइक राइडिंग का भी शौक था, जिस कारण उसने जल्दी ही एक लोकल मोटरसाइकिल क्लब भी ज्वाइन किया। और ऐसे अर्पना जिनागा का सिएटल में फ्रेंड सर्कल और भी ज्यादा ग्रो होने लगा। अर्पना जिनागा एक सुपर इंडिपेंडेंट और हाईली एम्बिशियस लड़की थी और जिस कंपनी में अर्पना ने काम शुरू किया उसको अभी उस कंपनी में काम शुरू किए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। पर जल्दी ही उसके मैनेजर के द्वारा उसका पोटेंशियल देखते हुए जिस टीम में अर्पना ने काम शुरू किया उसको उसी टीम का लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दिया गया। और यहाँ पर अर्पना की मौत के बाद उसके साथ काम करने वाले लोगों ने ये बयान दिया कि अर्पना ने अपने करियर के शुरुआती 6 महीनों में ही जो कुछ अचीव कर लिया था उससे इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि वो इस फील्ड में बहुत ही आगे जाने वाली थी। अब अर्पना को सिएटल में काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती, जिस कारण अर्पना का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी होता, पर फिर भी वो हर कुछ दिनों बाद टाइम निकालकर हैदराबाद में रहती अपनी फैमिली से बात करती। और फिर 30 अक्टूबर साल 2008 को अर्पना ने इंडिया में रहते अपने परिवार से आखिरी बार फोन पर बात की। अर्पना के पेरेंट्स ने बताया कि इस फोन कॉल पर अर्पना बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसने उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली हैलोवीन पार्टी की एक एक डिटेल अपने माता पिता को बताई।
और फिर इस फोन कॉल को काटने के बाद अर्पणा दोबारा 31 अक्टूबर की रात होने वाली पार्टी की तैयारियों में बिजी हो गई। अब इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वालों में अर्पणा के साथ साथ उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में से 3 और अपार्टमेंट शामिल थे। मतलब कि टोटल 4 अपार्टमेंट्स ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उठाया। अगर यहाँ पर हम हैलोवीन की बात करें तो हैलोवीन की सेलिब्रेशन के दौरान छोटे बच्चे अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर चॉकलेट्स और कैंडीज मांगने का काम करते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए एडल्ट्स की, तो यहाँ पर एडल्ट्स के द्वारा आमतौर पर अपने घरों में ही पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाता है। और सेम ऐसी ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी वैली व्यू अपार्टमेंट्स में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा। अब इस हैलोवीन पार्टी का एक थीम था और जितने भी गेस्ट इस पार्टी में शरीक होने वाले थे उन सारे ही लोगों को इस थीम के हिसाब से कपड़े पहनकर इस पार्टी को अटेंड करने आना था। और जितने भी लोग इस पार्टी पर इनवाइट किए गए वो किसी न किसी तरीके एक दूसरे को जानते भी थे। मतलब कि किसी अनजान आदमी का इस पार्टी में एंटर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब जिन 4 अपार्टमेंट्स ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, ये सारे ही अपार्टमेंट अलग अलग थीम्स के साथ डेकोरेट किए गए थे और सारी रात इन अपार्टमेंट्स के दरवाजे खुले रखे गए और इस पार्टी में जितने भी मेहमान इनवाइट किए गए थे वो किसी भी अपार्टमेंट में फ्रीली आ जा सकते थे। अब 31 अक्टूबर की शाम ये पार्टी शुरू की गई और धीरे धीरे इस पार्टी को अटेंड करने वाले मेहमान वहां पर पहुंचने शुरू हुए और इसके बाद सारी रात लोग खाने पीने के साथ साथ डांस करते और बातें करते नजर आए। और इसके बाद लोगों ने एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट घूमना शुरू किया और हर अपार्टमेंट में मेहमानों के खाने पीने का प्रबंध किया गया था। इस पार्टी को अटेंड करने आए सारे ही मेहमान खाना पीना एंजॉय करने के साथ साथ एक दूसरे से बातें करके सोशलाइज करते और इन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने मेहमानों के नाचने के लिए म्यूजिक भी चलाया गया। अब ये पार्टी अपनी पूरी रफ्तार पर थी और बहुत ही केयर फ्री माहौल बन चुका था। पार्टी पर आए लोग खाने पीने के साथ साथ डांस करते और एक दूसरे के दोस्तों के साथ बातें मारकर सोशलाइज करते। और इसी बातचीत के दौरान पार्टी पर आए एक आदमी द्वारा अर्पणा के ऊपर एक रेसिस्ट कमेंट किया गया। ये आदमी अर्पणा को डायरेक्टली नहीं जानता था। इस आदमी को इस पार्टी में आने का इनविटेशन तो दिया गया था पर इस आदमी से अर्पणा की जान पहचान नहीं थी। मतलब कि ये आदमी अर्पणा के ही किसी फ्रेंड का फ्रेंड था। अब इस सिचुएशन में अर्पणा जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी उसके द्वारा इस आदमी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। इस पार्टी के माहौल को गर्म होता देख पार्टी में मौजूद कुछ लोगों ने अर्पणा पर रेसिस्ट कमेंट करने वाले इस आदमी को पार्टी से जाने के लिए कहा और फिर जल्दी ही ये आदमी वहां से चला भी गया और इस आदमी के पार्टी से जाने के बाद पार्टी को दोबारा कंटिन्यू किया गया। अब इस हैलोवीन पार्टी को शुरू हुए 6-7 घंटे हो चुके थे और अब टाइम हो चुका था आधी रात का। कुछ लोगों ने पार्टी से अपने घर वापस जाना शुरू कर दिया और कुछ लोग जिन्होंने शराब ज्यादा पी ली थी वो वहीं पर अपने दोस्तों के अपार्टमेंट्स में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। इस पार्टी के खत्म होने का ऑफिशियल टाइम था 1 नवंबर को सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे तक सभी लोग पार्टी से जा चुके थे और सुबह 3 बजे ही कुछ लोगों ने अर्पणा को अपने अपार्टमेंट में एंटर होते देखा और इन लोगों का कहना था कि अर्पणा ने अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को अंदर से लॉक भी कर लिया था और अर्पणा उस वक्त अपने अपार्टमेंट में अकेली एंटर हुई थी। अपार्टमेंट के आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने भी अर्पणा के सिवाय किसी और को अर्पणा के साथ अपार्टमेंट में जाते हुए नहीं देखा। अब 1 नवंबर की सुबह 3 बजे अर्पणा अपने अपार्टमेंट में सोने चली गई और उसके बाद 1 नवंबर और 2 नवंबर का सारा दिन बीत जाने के बाद भी अर्पणा ने ना ही अपने इंडिया में रहते माता पिता से फोन पर बात की और ना ही आगे से उनकी फोन कॉल का जवाब दिया। फिर 3 नवंबर की सुबह अर्पणा के माता पिता ने सिएटल में ही रहते एक फैमिली फ्रेंड जयराम को कॉन्टेक्ट करके अर्पणा के अपार्टमेंट में जाकर चेक करने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बाद 3 नवंबर 2008 की सुबह जयराम अर्पणा के रेडमंड वाले अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा। वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई कैमरन जॉनसन नाम के एक आदमी के साथ। कैमरन जॉनसन अर्पणा के बिल्कुल साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहता था। इसके बाद जयराम और कैमरन जॉनसन एक साथ अर्पणा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़े और जो सबसे पहली बात इन दोनों ने नोट की वो ये थी कि अर्पणा के अपार्टमेंट के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ था और दरवाजे पर पड़े निशानों से ये हिसाब लगाया जा सकता था कि किसी ने उस अपार्टमेंट के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। फिर इसके बाद जैसे ही ये दोनों अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए इन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके बाद ये दोनों एंटर हुए अर्पणा के बेडरूम में और वहीं बेडरूम में बेड की एक साइड में नीचे फ्लोर पर ही अर्पणा जिनागा की लाश पड़ी हुई थी। अर्पणा की लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और जैसे ही जयराम और कैमरन जॉनसन की नजर अर्पणा की लाश पर पड़ी ये दोनों बौखलाकर अपार्टमेंट से बाहर भागे और अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद इन दोनों ने पुलिस और पैरामेडिक्स को फोन किया। जल्दी ही मौके पर पुलिस और पैरामेडिक्स भी पहुंच गए और पुलिस द्वारा अर्पणा के बेडरूम से फोटोग्राफिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पैरामेडिक्स द्वारा अर्पणा जिनागा की लाश को किंग्स काउंटी एग्जामिनर के पास ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। अब 3 नवंबर की सुबह ये बहुत ही शांत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स
एक क्राइम सीन में बदल चुका था। पुलिस द्वारा अर्पणा के अपार्टमेंट के आसपास का सारा इलाका सील कर दिया गया और पुलिस ने आसपास वाले अपार्टमेंट्स के दरवाजे खड़काकर लोगों से बातचीत करके सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू किया। इस केस में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात से की, क्योंकि उसी रात की हैलोवीन पार्टी में ही अर्पणा को आखिरी बार जिंदा देखा गया था और इसीलिए जितने भी लोग उस रात हैलोवीन पार्टी में शरीक होने वहां पहुंचे थे, पुलिस की नजर में वो सारे विटनेस भी थे और सस्पेक्ट भी। पुलिस को शक था कि पार्टी में ही मौजूद कोई गेस्ट अर्पणा का कातिल हो सकता है। पुलिस के लिए सबसे हेल्पफुल बात यह थी कि 31 अक्टूबर की हैलोवीन पार्टी को अलग अलग लोगों द्वारा फोटोग्राफ किया गया था। पुलिस ने उस रात पार्टी पर खींची गई सारे ही फोटोज को अपने एविडेंस में लॉक कर दिया और साथ ही उन सारे लोगों के नामों की एक लिस्ट भी बनाई जो भी लोग उस रात पार्टी पर मौजूद थे। अर्पणा की डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चला कि अर्पणा को कत्ल करने से पहले बहुत ही बुरी तरह पीटा गया था और अर्पणा पर हुए इस घातक हमले के दौरान अर्पणा के कई दांत भी टूट गए और फिर अंत में जब अर्पणा अधमरी हालत में थी तब उसका गला एक शू लेस से घोटकर उसको मार दिया गया। इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अर्पणा को कत्ल करने से पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और इस सारे हमले के दौरान अर्पणा का मुंह एक डक्ट टेप से बंद कर दिया गया और इस केस में पुलिस को सबसे जरूरी फोरेंसिक एविडेंस भी अर्पणा के मुंह पर लगाई गई डक्ट टेप के ऊपर से ही मिला। पुलिस ने अपार्टमेंट की छानबीन करते वक्त इस बात को नोट किया कि अर्पणा पर अटैक करने वाले ने अर्पणा का कत्ल करने के बाद सारे अपार्टमेंट को केमिकल से साफ करने की कोशिश की और यहाँ तक कि अर्पणा की बॉडी के ऊपर भी केमिकल डाला देखा जा सकता था। इसके अलावा अपार्टमेंट में मौजूद किसी भी डीएनए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए घर में जगह जगह मोटर ऑयल फेंका गया था और पुलिस को अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम इस बात के भी सबूत मिले कि अर्पणा की डेड बॉडी और घर के कुछ सामान को आग लगाने की भी कोशिश की गई थी, पर क्योंकि मोटर ऑयल जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसी कारण अपार्टमेंट में आग लगाने की कोशिश नाकामयाब हो गई। पुलिस ने घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की और अर्पणा के अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले कैमरन जॉनसन ने पुलिस को ये बताया कि 1 नवंबर की सुबह 8 बजे उसने अर्पणा के अपार्टमेंट से आती हुई कुछ आवाजों को सुना। कैमरन जॉनसन का कहना था कि इन आवाजों को सुनकर ये लग रहा था कि जैसे कोई अर्पणा के अपार्टमेंट में फर्नीचर को उठाकर जोर जोर से नीचे पटक रहा हो और फिर उसका कहना था कि जैसे ही ये आवाजें यानी बंद हुई उसके बाद कम से कम 1 घंटा घर में नल से पानी चलता रहा। अब इस केस में कातिल ने अर्पणा के अपार्टमेंट से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, पर इन सब कोशिशों के बावजूद पुलिस अपार्टमेंट में से कुछ ऐसे सबूत ढूंढ पाई जिनसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। सबसे पहले पुलिस को अर्पणा के मुंह के ऊपर लगाई गई डक्ट टेप के ऊपर से एक डीएनए सैंपल मिला। इसके अलावा अपार्टमेंट के पास ही एक गार्बेज बिन में पुलिस को कुछ ऐसे कपड़े भी मिले जिनके ऊपर खून लगा हुआ था और पुलिस को अर्पणा के घर में ही पड़े एक तौलिए के ऊपर से एक सीमन सैंपल भी मिल जाता है। इसके अलावा पुलिस ने घर की इन्वेस्टिगेशन में ये बात नोट की कि अर्पणा की कुछ कीमती चीजें अभी भी घर में ही मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि 1 नवंबर की सुबह जो भी इंसान अर्पणा को कत्ल करने आया उसका इरादा लूटपाट नहीं था। ये इंसान अर्पणा के अपार्टमेंट में उसको कत्ल करने के मकसद से ही आया था। फिर अगले कुछ दिनों में पुलिस ने उस आदमी को भी आइडेंटिफाई किया जिसने पार्टी वाली रात अर्पणा के ऊपर एक रेसिस्ट कमेंट किया था, पर पुलिस को अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही इस बात का अंदाजा हो गया कि इस आदमी के साथ अर्पणा का आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ था, पर इसका अर्पणा के कत्ल से कुछ भी लेना देना नहीं था। पुलिस को जितने भी डीएनए एविडेंस अर्पणा के अपार्टमेंट से मिले उनमें से कोई भी डीएनए सैंपल इस आदमी के डीएनए से मैच नहीं करता था और इसके अलावा जिस टाइम अर्पणा का कत्ल हुआ उस वक्त इस आदमी के किसी और जगह मौजूद होने के सबूत भी पुलिस को मिल गए। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही स्लो पेस पर आगे जा रही थी, जिस कारण अर्पणा के माता पिता और उसके फैमिली फ्रेंड्स ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को तेज करने की गुजारिश की। पर पुलिस के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पार्टी वाली रात इन चारों अपार्टमेंट्स के दरवाजे खुले हुए थे, मतलब कि कोई भी इन चारों अपार्टमेंट्स में, जिसमें अर्पणा का अपार्टमेंट भी शामिल था, फ्रीली आ जा सकता था और ऐसे अर्पणा के अपार्टमेंट के अंदर आने जाने वालों पर कोई पाबंदी ना होने के कारण अर्पणा के अपार्टमेंट से अलग अलग लोगों के मिलने वाले डीएनए की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस कारण जितने भी लोगों के डीएनए अर्पणा के अपार्टमेंट के अंदर मिले वो सारे ही पुलिस के लिए सस्पेक्ट थे, जिस कारण पुलिस ने इन सारे ही लोगों को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स लोगों को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर से हटाते गए। इसके अलावा पुलिस ने जितने भी लोगों को अभी तक इंटरव्यू किया उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई बात पुलिस को नहीं बताई जिससे पुलिस को इस बात की इंडिकेशन मिले कि अर्पणा की किसी के साथ दुश्मनी थी। अर्पणा बहुत ही हंसमुख और पोलाइट लड़की थी और उसने कभी भी किसी से बिना मतलब ऊंची आवाज बात नहीं की और जिस एक इंसान के साथ उसका आर्ग्यूमेंट सब लोगों ने देखा, पुलिस उस आदमी को पहले ही
अपनी लिस्ट में से क्लियर कर चुकी थी और जिस जगह पर यह कत्ल हुआ वहां पर ऐसे किसी का कत्ल होना एक आम बात नहीं थी, जिस कारण इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। अगर बात की जाए साल 2008 की, तो उस साल अमेरिका में अर्पणा जिनागा के कत्ल से पहले 5 इंडियन स्टूडेंट्स को पहले ही कत्ल कर दिया गया था। पर रेडमंड पुलिस ने एक बयान में इस बात को क्लियर किया कि अर्पणा का कत्ल एक हेट क्राइम नहीं था और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला जिससे ऐसा लगता हो कि अर्पणा को इंडियन होने के कारण टारगेट किया गया था। इस केस में पुलिस ने अर्पणा के अपार्टमेंट से कई अलग अलग तरह का डीएनए एविडेंस कलेक्ट किया। इनमें से कुछ डीएनए सैंपल काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर कुछ सैंपल ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे और इन्हीं सेंसिटिव डीएनए सैंपल्स को टेस्ट करने में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा था। और जो डीएनए एविडेंस पुलिस को अर्पणा के मुंह पर लगी डक्ट टेप के ऊपर से मिला, उस डीएनए को भी सेंसिटिव एविडेंस की कैटेगरी में रखा गया, जिस कारण पुलिस को इस डीएनए को टेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। अब पुलिस द्वारा इस सेंसिटिव डीएनए एविडेंस का साल 2009 में जेनेटिक जंबल एनालिसिस किया गया। इस टेस्ट के बाद पुलिस को ये पता चला कि जो डीएनए एविडेंस डक्ट टेप के ऊपर से मिला था, सेम वही डीएनए गार्बेज बिन में से मिले कपड़ों के ऊपर भी पाया गया। अब पुलिस को यहाँ पर 2 अलग अलग जगह मिला एविडेंस सेम डीएनए प्रोफाइल का था और फिर जब साल 2009 के जुलाई महीने में पुलिस ने इस डीएनए एविडेंस को अपने डाटाबेस के साथ मैच किया, तब पुलिस के सामने एक नाम आया और ये नाम था इमैनुअल फेयर। पुलिस ने जब 27 साल के इमैनुअल फेयर के पुराने रिकॉर्ड में देखना शुरू किया, तब पुलिस को पता चला कि इस आदमी के द्वारा पहले भी औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। और यहाँ पर सबसे अहम बात ये थी कि 31 अक्टूबर की रात को इमैनुअल फेयर भी उस पार्टी में मौजूद था जो पार्टी अर्पणा जिनागा और उसके दोस्तों ने ऑर्गेनाइज की थी। जिस अपार्टमेंट ब्लॉक में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वहीं पर एक अपार्टमेंट में इमैनुअल फेयर का एक दोस्त भी रहता था और इसी दोस्त ने इमैनुअल फेयर को 31 अक्टूबर की रात हैलोवीन पार्टी पर इनवाइट किया था। पुलिस ने जब पार्टी वाली रात खींची गई फोटोओं को चेक किया, तो उनमें से कुछ फोटोज में इमैनुअल फेयर को पार्टी अटेंड करते हुए देखा जा सकता था। अब हमने इस वीडियो में पहले भी बात की कि जिस डीएनए सैंपल के आधार पर पुलिस ने इमैनुअल फेयर को गिरफ्तार किया था, वो डीएनए सैंपल बहुत ही सेंसिटिव था। मतलब कि इस डीएनए को टेस्ट करने के लिए आमतौर पर डीएनए टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली कन्वेंशनल तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आमतौर पर किसी भी केस में कोई डीएनए एविडेंस किसी सिंगल सोर्स से होता है। पर इस केस में क्राइम सीन पर बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी होने के कारण डीएनए सैंपल को किसी भी सिंगल सोर्स के साथ 100% गारंटी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। इस मुश्किल से डील करने के लिए अर्पणा जिनागा कत्लकांड को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस ऑफिसर्स ने डीएनए एविडेंस को टेस्ट करने के लिए एक TrueLL नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसा डीएनए एविडेंस डाला जाता है जो मल्टीपल सोर्सेज से आया हो और डीएनए टेस्ट करने के बाद इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो डीएनए एविडेंस टेस्टिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर में डाला गया था, उसके सस्पेक्ट के डीएनए के साथ मैच होने के कितने % चांस हैं। वैसे भी आमतौर पर जो डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, उसके रिजल्ट सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं। मतलब कि कोई भी डीएनए टेस्ट आपको 100% गारंटी से ये बात नहीं बता सकता कि किसी क्राइम सीन पर मिला डीएनए किसी इंसान से 100% मैच करता है। और अर्पणा के केस में जो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया, उसके हिसाब से अर्पणा के मुंह पर लगी टेप से जो डीएनए मिला, उसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वो इमैनुअल फेयर के डीएनए से मैच कर सकता है। इमैनुअल फेयर के अलावा इस केस में पुलिस के सामने एक और सस्पेक्ट था और उसका नाम था कैमरन जॉनसन, अर्पणा जिनागा के अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाला गोरा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जिस सुबह अर्पणा का कत्ल किया गया, मतलब कि 1 नवंबर की सुबह 3 बजे कैमरन जॉनसन के द्वारा अर्पणा के फोन पर 2 बार कॉल की गई थी। पुलिस ने इमैनुअल जॉनसन से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि 1 नवंबर की सुबह इसका अर्पणा को फोन करने का क्या मकसद था, पर कैमरन जॉनसन का कहना था कि उसको अब याद नहीं कि क्यों उसने उस सुबह अर्पणा को 2 बार कॉल की। इसके अलावा पुलिस को ये बात भी पता चली कि 1 नवंबर की सुबह कैमरन जॉनसन ने इल्लीगल तरीके से अमेरिका से कनाडा जाने की कोशिश की। अब इस आदमी के पास पासपोर्ट ना होने के कारण बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स के द्वारा इसको बॉर्डर से ही वापस घर भेज दिया गया। इन हरकतों की वजह से पुलिस को कैमरन जॉनसन पर शक होने लगा था, जिस कारण पुलिस ने कैमरन जॉनसन को भी इस केस में सस्पेक्ट मानकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके खिलाफ 48 ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस इकट्ठे किए जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि कैमरन जॉनसन भी अर्पणा का कातिल हो सकता था। पुलिस ने एक बार कैमरन जॉनसन को अरेस्ट करने के लिए 48 सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पर
एक प्रोबेबल कॉज एफिडेविट भी तैयार कर लिया। पर पुलिस द्वारा कभी भी कैमरन जॉनसन को अरेस्ट नहीं किया गया और ना ही उसको अर्पणा के कत्ल के लिए चार्ज किया गया। अब पुलिस ने कैमरन जॉनसन को इस केस में इन्वेस्टिगेट करना क्यों छोड़ा, इस पर कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती। पर न्यूज में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जैसे ही कैमरन जॉनसन को पता लगा कि अब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ चुका है, उसी वक्त कैमरन जॉनसन ने एक लॉयर हायर करके अपनी डिफेंस की प्रेपरेशन शुरू कर दी। और यहाँ पर शायद कैमरन जॉनसन के द्वारा पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करना ही वो रीजन था जिस कारण उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी गई। अब एक बार फिर पुलिस का फोकस वापस आ गया इमैनुअल फेयर के ऊपर। साल 2010 के अक्टूबर महीने में पुलिस ने इमैनुअल फेयर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया। पर जिस वक्त ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ उस वक्त इमैनुअल फेयर पहले ही किसी ऑफेंस के लिए जेल में था, जिस कारण पुलिस को इमैनुअल फेयर को गिरफ्तार करने में कोई खास मुश्किल नहीं आई। अब यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि पुलिस ने इमैनुअल फेयर को अर्पणा के कत्ल के लिए फर्स्ट डिग्री में चार्ज किया था। मतलब कि यहाँ पर पुलिस का ये मानना था कि इमैनुअल फेयर ने अर्पणा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया। अब यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। सबसे पहली बात ये कि 31 अक्टूबर को की गई हैलोवीन पार्टी में इमैनुअल फेयर अकेला अफ्रीकन अमेरिकन था। इसके अलावा पार्टी खत्म होने के बाद इमैनुअल फेयर ने अपने दोस्त के ही अपार्टमेंट में रुकने का फैसला किया और फिर इसके बाद कम से कम अगला एक हफ्ता इमैनुअल फेयर अपने दोस्त के ही अपार्टमेंट में रुका रहा। मतलब कि जिस टाइम पुलिस को अर्पणा की लाश बरामद हुई और उसके बाद अर्पणा के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उस वक्त भी इमैनुअल फेयर उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में था। इसके अलावा इमैनुअल फेयर ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट किया और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसा सबूत पुलिस नहीं ढूंढ पाई जो इमैनुअल फेयर के इस केस में कातिल होने की तरफ इशारा करता हो। एंड में सिर्फ एक डीएनए सैंपल ही एक ऐसा लिंक था जो इमैनुअल फेयर को इस केस में अर्पणा के कत्ल के साथ जोड़ता था। और जैसे हमने पहले इस केस में डीएनए टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन की, उससे ये बात कॉन्फिडेंटली नहीं कही जा सकती कि जो डीएनए पुलिस ने डक्ट टेप के ऊपर से कलेक्ट किया वो 100% इमैनुअल फेयर का ही था। डीएनए टेस्ट ने सिर्फ ये बताया कि उस डीएनए के इमैनुअल फेयर के साथ मैच होने के चांस बहुत ज्यादा थे, पर 100% बिल्कुल नहीं थे। पर इस केस में पुलिस ने शायद इमैनुअल फेयर की पर्सनल लाइफ को देखते हुए उसी को नंबर 1 सस्पेक्ट बनाकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एक न्यूज रिपोर्ट में इमैनुअल फेयर को एक ड्रिफ्टर बताया गया है। मतलब कि उसका कोई भी पक्का एड्रेस नहीं था। मतलब कि वो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के घर काउच सर्फिंग करता था। मतलब कि कुछ हफ्ते वो किसी के घर रहता और फिर एक हफ्ता किसी और के घर चले जाता। मतलब कि इमैनुअल फेयर उस टाइम पर टेक्निकली होमलेस था। और इसके अलावा अर्पणा जिनागा को उसके कत्ल से पहले सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था और इमैनुअल फेयर पर भी पहले कुछ ऐसे केस हो चुके थे जिसमें उसके ऊपर औरतों के सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लग चुके थे। और इन सभी कारणों को देखते हुए पुलिस ने इस केस में इमैनुअल फेयर को प्रोसिक्यूट करने का फैसला किया। इमैनुअल फेयर को गिरफ्तार किया गया था साल 2009 में और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बेल के लिए कोर्ट की तरफ से $1 मिलियन का बॉन्ड रखा गया। मतलब कि इमैनुअल फेयर के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वो इस बॉन्ड का 10% भी भरकर अपने आप को बेल पे छुड़वा सके, जिस कारण जब इस केस का ट्रायल साल 2018 में शुरू हुआ उस वक्त तक इमैनुअल फेयर को पहले से ही 8 साल के लिए जेल में रखा जा चुका था। फिर जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने इमैनुअल फेयर के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको एक एक करके कोर्ट के सामने रखना शुरू किया। और प्रोसिक्यूशन का कहना था कि उसने अर्पणा जिनागा के केस में 1 नवंबर की सुबह अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर एंट्री की और फिर अर्पणा को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद एक शू लेस की मदद से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने इमैनुअल फेयर के 31 अक्टूबर की रात पार्टी में मौजूद होने के सबूत भी पेश किए और उनका कहना था कि कत्ल के टाइम इमैनुअल फेयर उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मौजूद था। और फिर एंड में प्रोसिक्यूशन ने वो डीएनए एविडेंस भी कोर्ट के सामने पेश किया जिसके आधार पर यह सारा केस इमैनुअल फेयर के खिलाफ टिका हुआ था। पर जब बारी आई इमैनुअल फेयर की डिफेंस टीम की तो उन्होंने सबसे पहले इसी डीएनए एविडेंस के ऊपर डाउट क्रिएट करना शुरू किया। डिफेंस टीम का कहना था कि इमैनुअल फेयर का डीएनए अर्पणा जिनागा के अपार्टमेंट में मिलना एक इनोसेंट ट्रांसफर था। मतलब कि पार्टी वाली रात उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी और पार्टी में पड़ी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अलग अलग लोगों द्वारा टच किया जाता था। और यहाँ पर अगर हमको किसी चीज की एग्जांपल लेनी हो तो वो चीज हो सकती है एक सॉस की बोतल। सॉस की बोतल को पार्टी में मौजूद अलग अलग लोगों द्वारा हाथ लगाया जाता है और यहाँ पर डिफेंस का मानना था कि उस पार्टी में इस बात का चांस बहुत ज्यादा था कि जिस चीज को इमैनुअल फेयर ने हाथ लगाया उसके बाद पार्टी में ही मौजूद अर्पणा के किलर ने उसी चीज को उठाकर इस्तेमाल किया हो और इससे इमैनुअल फेयर का डीएनए किलर के हाथों पर ट्रांसफर हो गया।
और फिर जब इस किलर के द्वारा अर्पणा का कत्ल किया गया तो इनडायरेक्टली इमैनुअल फेयर का डीएनए अर्पणा की बॉडी पर पहुंच गया। डिफेंस द्वारा कोर्ट के सामने पेश की गई ये इनोसेंट ट्रांसफर की थ्योरी थोड़ी इम्प्रॉबेबल जरूर थी, पर इसको इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता कि इनोसेंट ट्रांसफर पॉसिबल है, पर क्या अर्पणा के केस में ये इनोसेंट ट्रांसफर हुआ इसको गारंटी से नहीं कहा जा सकता। पर शायद यहाँ पर डिफेंस वाले प्रोसिक्यूशन के इस डीएनए एविडेंस पर डाउट क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो चुके थे, क्योंकि जब भी कोर्ट में किसी को सजा देनी हो तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना जरूरी है। पर क्या इस केस में डीएनए एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था? शायद नहीं। इसके बाद डिफेंस टीम ने कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट भी पेश किया कि 1 नवंबर की सुबह उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आम दिनों से ज्यादा लोग मौजूद थे, क्योंकि पार्टी के बाद कुछ लोगों ने वहीं पर सोने का फैसला किया। पर फिर भी पुलिस कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं ढूंढ पाई जिसने इमैनुअल फेयर को अर्पणा के अपार्टमेंट में जाते हुए देखा हो। इसके अलावा डिफेंस ने कोर्ट के आगे ये आर्गुमेंट पेश किया कि पुलिस को अर्पणा के अपार्टमेंट से कुछ और लोगों का डीएनए भी मिला, और इनमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम था अर्पणा के नेबर कैमरन जॉनसन का। और पुलिस ने एक टाइम पर कैमरन जॉनसन के खिलाफ एक अच्छा केस बिल्ड भी कर लिया था, पर फिर बाद में अचानक उसके खिलाफ पुलिस ने अपना केस ड्रॉप कर दिया। डिफेंस लॉयर का कहना था कि इमैनुअल फेयर को इस केस में एक अफ्रीकन अमेरिकन होने के लिए टारगेट किया गया है, और शायद इस केस में पुलिस को लगता था कि इमैनुअल फेयर की जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसके कारण कोर्ट में इमैनुअल फेयर को दोषी साबित करना आसान होगा। डिफेंस का मानना था कि इसी कारण उन्होंने कैमरन जॉनसन को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पुलिस ने इमैनुअल फेयर को अपना प्राइम टारगेट बनाया। अब अर्पणा जिनागा का कत्ल कांड एक जूरी ट्रायल था, और डिफेंस ने यहाँ पे कोर्ट के आगे ये रिक्वेस्ट की कि प्रोसिक्यूशन को जूरी के सामने इमैनुअल फेयर का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश करने की आज्ञा ना दी जाए। डिफेंस को लगता था कि अगर जूरी मेंबर्स को ये बात बताई गई कि इमैनुअल फेयर पहले भी औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका था तो शायद ये इस केस में उनके फैसले को प्रभावित कर सके, जिस कारण कोर्ट ने डिफेंस की ये बात एक्सेप्ट कर ली और प्रोसिक्यूशन को जूरी के सामने इमैनुअल फेयर का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश करने की आज्ञा नहीं दी गई। फिर इस केस का ट्रायल खत्म हुआ और अब बारी थी फैसले की। पर इस केस में फैसला करना था 12 जूरी मेंबर्स ने, पर यहाँ पर 12 जूरी मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए एविडेंस से संतुष्ट नहीं थे, और उनका मानना था कि शायद इस केस में इमैनुअल फेयर गिल्टी नहीं है। और यहाँ पर जूरी का फैसला यूनैनिमस ना होने के कारण जज के द्वारा इस केस के मिस ट्रायल का ऐलान कर दिया गया, और अब इस केस का दूसरा ट्रायल शुरू होना था साल 2019 में। उस वक्त तक अर्पणा के कत्ल को 11 साल पूरे हो चुके थे और इमैनुअल फेयर पिछले 9 साल से जेल में था। पर अब इस दूसरे ट्रायल में भी प्रोसिक्यूशन वाले कोर्ट के सामने कोई ऐसा एविडेंस पेश नहीं कर पाए जो उन्होंने पहले ट्रायल में ना किया हो, और ये एक तरह से पहले ट्रायल की रिपीट थी। और प्रोसिक्यूशन द्वारा पहले ट्रायल में कोर्ट के सामने पेश किए गए एविडेंस को ही दूसरे ट्रायल में भी पेश किया गया। अब यहाँ पर डिफेंस का काम और भी इजी हो गया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी नया एविडेंस नहीं था, जिस कारण डिफेंस को भी कोर्ट के सामने कोई नया आर्ग्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर एंड में जब इस दूसरे ट्रायल का फैसला आया तो इस बार 12 के 12 जूरी मेंबर्स इस बात पर सहमत थे कि इमैनुअल फेयर इस केस में अर्पणा का कातिल नहीं था, और ऐसे ऑलमोस्ट 9 साल जेल काटने के बाद इमैनुअल फेयर को इस केस में बरी कर दिया गया। अब यहाँ पर इमैनुअल फेयर के बरी होने का मतलब ये था कि कानून के डबल जेपर्डी प्रिंसिपल के कारण अब उसको दोबारा इस केस में चार्ज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पहले ही इस केस में 9 साल की सजा काट चुका था। कानून कभी भी किसी को एक क्राइम की 2 बार सजा नहीं देता। अब इस दूसरे ट्रायल के खत्म होने पर जज ने भी इस केस पर अपनी स्टेटमेंट दी, और जज का इस केस में मानना था कि शायद रेसिज्म ने अर्पणा के कत्ल के पीछे कोई ना कोई रोल प्ले किया हो। अर्पणा ने अपनी नई जॉब सिर्फ 5 महीने पहले ही शुरू की थी, और अपनी जॉब के शुरुआती कुछ महीनों में ही अर्पणा की कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उसकी मैनेजर ने उसको टीम लीडर बना दिया। यहाँ पर हो सकता है कि शायद कोई जेलसी फैक्टर हो जिसमें उसके साथ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को अर्पणा का इतनी जल्दी तरक्की करना पसंद ना आया हो। पर इस केस में पुलिस का शुरुआत से ही एक टनल विजन था, और इस केस में उनका सारा फोकस इमैनुअल फेयर पर होने के कारण किसी भी और एंगल या किसी भी और शख्स को पूरी गहराई से इस केस में इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इसके अलावा अर्पणा के अपार्टमेंट से एक तौलिए पर पुलिस को कुछ सीमन सैंपल भी मिले थे, पर इस एविडेंस का बाद में क्या हुआ इसके ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलती। अर्पणा का हैदराबाद में रहता परिवार कोर्ट के इस फैसले को एक्सेप्ट कर चुका है, और परिवार ने इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया कि
कि हो सकता है कि शायद कभी भी अर्पणा के कातिल का पता ना लगाया जा सके। इस केस पर कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस आपको अलग अलग पॉडकास्टों में मिल जाएगी। कुछ लोग इस केस में अर्पणा के ही साथ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को कातिल मानते हैं और कुछ लोग इस केस में सीरियल किलर इन्वॉल्व होने की डिस्कशन भी करते हैं। पर असल सच क्या है, कौन था अर्पणा को सेक्सुअली असॉल्ट करके उसको कत्ल करने वाला, इस बात का शायद ही कभी पता लगाया जा सके। पर इस केस में सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये थी कि अर्पणा जिनागा जैसी एक एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट लड़की को अपने सारे सपने पूरे करने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस केस पर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।